हाँ जी, एक हमारा आर्टिकल है। आज के लेक्चर में हम 2 से 3 आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म का पहले आप समझ लो मीनिंग, उसके बाद हम करेंगे आगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लो ये हमारी 3 एक्सिस है और एक प्लेन है जो इस तरीके से एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी और जेड एक्सिस को सी। ठीक है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस को किस पे, मतलब ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है। और हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म से हमारा मीनिंग क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाई और उस पर प्लेन बना दिया मैंने। ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, लेट कर लेते हैं हम ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे, जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ये प्लेन। तो अगर मैं देखूं ये एक्स एक्सिस पे, ये जो प्लेन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेट कर लेता हूँ, ये ए है। वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है प्लेन, उस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो बी ले लेता हूँ। और जेड एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं हम सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले आपको समझ में आना चाहिए एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट क्या होता है। तो अगर एक प्लेन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है कि प्लेन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट हो गया। ऐसी प्लेन जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है सी। तो हमारा ये जेड इंटरसेप्ट कितना हो गया? सी यूनिट हो गया। तो अगर हमारे को एक्स इंटरसेप्ट भी पता है प्लेन का, वाई इंटरसेप्ट भी पता है और जेड इंटरसेप्ट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है हमारी इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या होती है? देखो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गया। अगला आर्टिकल देखो, अगला आर्टिकल है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो मतलब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, सॉरी, फ्रॉम अ प्लेन। पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? लेट कर लेते हैं जो पॉइंट है वो ले लेते हैं हम, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं। उसकी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन फिलहाल के लिए मैंने ले ली, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब मुझे o पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस OM निकालना है। क्या निकालना है? OM। तो OM देखो क्या निकालते हैं, ये ना कम नंबरों में हमेशा आता है। कैसे निकालते हैं देखो, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो x की जगह पे पुट कर दो, जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो y की जगह पे रिप्लेस कर दो, जो पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है वो z की जगह पे रिप्लेस कर दो। और ये जो कांस्टेंट है इसको हमेशा, मतलब जो अगर कोई कांस्टेंट राइट में भी होगा ना पहले उसको लेफ्ट में लाना है, इक्वल टू का सेट 0 रखना चाहिए, हमेशा रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये प्लस डी का प्लस डी अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट स्क्वायर का रूट। ये हमारा OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? देखो इसमें क्या है, इसका जो एनसीईआरटी का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट देखो, सेम इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। आपको 0 0 0 पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो 3 पार्ट है, एक पार्ट में आपको करवा रहा हूँ कैसे होगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, x, ये जो x है इसकी जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0,
ये कांस्टेंट को इधर लेके जाना है। तो फिलहाल के लिए मैं गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहले गिवन इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 3x - 4y + 12z - 3 = 0। ठीक है, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, OM। तो क्या आएगा मेरा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, x की जगह पे 0 पुट करा, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0। कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट में रखना है। ठीक है, -3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। ये -3 का मोड कितना हो जाएगा, +3। ये 9 और 16, 25, 25 और 144, 169। 169 किसका रूट होता है, 13 का। 3/√13 यूनिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। क्लियर है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है आपको। क्या इसमें कह रहा है कि ना एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। कह रहा है इस प्लेन पे ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, इसका फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा प्लेन पे और हमारे को इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसका फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दैट मींस जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करा उसके m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस परपेंडिकुलर का फुट हो गया m। ठीक हो गया। अब जैसा कि सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो गिवन थी मैंने वो लिखी। इसमें देखो x, y और z के जो कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा। तो आपको पता ही है ये 2, 3, 4 किसको डिनोट करते हैं, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज डिनोट करते हैं। तो अगर ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया तो डेट मीन ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो हमारा ये 2, 3, 4 जो है ये क्या हो गया हमारा, आर द drs ऑफ OM, आर द drs ऑफ OM। तो हमारा OM यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, नॉर्मल वेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ OM की। कैसे निकालते हैं, एक लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताया था, अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो उसकी इक्वेशन, उसका आर्टिकल क्या बताया था, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। तो यहाँ पे देखो x1 y1 z1 पता ही है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो पता ही है। अच्छा इसके डायरेक्शन रेशियोज OM के 2, 3, 4 है। ठीक है, ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो OM की लाइन की इक्वेशन क्या है, x - x1/a x1 y1 z1 j a b c, x - x1/a y - y1/b z - z1/c करा। और क्योंकि इनकी रेशियो इक्वल है तो उसको मैंने लेट कर लिया लैम्डा के बराबर। और लैम्डा के बराबर करने के बाद हमने इसको लैम्डा से इक्वेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा। इसको इसके बराबर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा। इसको इसके बराबर करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लैम्डा। तो x y z के कोऑर्डिनेट निकल गए आपके 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अच्छा x y z क्या था, x y z क्या है, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन। एक्स वाई जेड जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन में लेते हैं वो क्या होता है, जनरल पॉइंट ऑफ अ लाइन। मतलब जो ये एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट आए हैं वो हम इस ये जो कोऑर्डिनेट है वो कहीं पे भी ले सकते हैं। समझ में आ रही है ये बात। तो एक्स वाई जेड क्या है मेरा, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन। मतलब लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे डालते रहो, लैम्डा एक कांस्टेंट है तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम डालते रहेंगे पर्टिकुलर तो क्या होगा, हमारा इसी लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 तो कितना आएगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 इसी लाइन के ऊपर कहीं लाई कर रहा होगा OM लाइन के ऊपर। अगर मैं डाल दूंगा 2 तो कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 डालो, 4, 6 और 8 वो भी इसी लाइन के ऊपर कहीं पे होगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं डालता रहूंगा रैंडमली चेंज कर करके तो इसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट आएंगे 100%। तो
अगर ऐसा मानते हैं तो हमारा ये क्या होगा, किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए देखो ये m पॉइंट जो है वो भी इसी लाइन के ऊपर आता है, तो कोई ना कोई लैम्डा तो होगा जिसके लिए हमारा ये कोऑर्डिनेट m के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं हमारे पास फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लेट m के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, एक्स वाई जेड जो है किसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, m, क्योंकि m पॉइंट जो है OM पे लाई कर रहा है, तो किसी ना किसी लैम्डा के लिए ये जो कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ये m के कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, अब जो m पॉइंट है वो अगर ध्यान से देखो ये लाइन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं और प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, तो m पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, m इज अ पॉइंट लाई ऑन अ प्लेन देयरफॉर m सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो m के जो कोऑर्डिनेट है वो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो m का x कोऑर्डिनेट मैंने इधर पुट कर दिया, m का y कोऑर्डिनेट इधर और z कोऑर्डिनेट इधर पुट करके लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू जो आई है 12/29 आई सोल्व करके, 4 लैम्डा प्लस 9 13 प्लस 16 29 लैम्डा और ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 12/29। इस लैम्डा की वैल्यू 12/29 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो m के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और जैसा कि हमें पता है इस परपेंडिकुलर का फुट m ही था और m के ही कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा जो आ गए उसके कोऑर्डिनेट 24/29 36/29 और 48/29 आ गए। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई है दोबारा से पूछ लो। इसको एक बारी जल्दी जल्दी से मैं दोबारा से री एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा था ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से प्लेन का क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओरिजिन बनाया मैंने, प्लेन बनाया मैंने, प्लेन की इक्वेशन गिवन थी हमारे को। ओरिजिन से प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से प्लेन का जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, ओरिजिन से जो मैंने प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाकर क्वेश्चन में क्या रखा है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट। जो हमने ये इक्वेशन प्लेन हमें गिवन है, उस प्लेन पे जो हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो परपेंडिकुलर तो मैंने ड्रॉ कर दिया OM, और OM का फुट कौन सा हो गया M, तो M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेसिकली। तो मैंने क्या करा, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसमें जो 2 3 4 है ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये भी क्या है, प्लेन के OM क्या है, परपेंडिकुलर था ना, तो हम इसको नॉर्मल वेक्टर ले सकते हैं। तो दैट मीन जो ये 2 3 4 है ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे हमारे OM के, क्योंकि OM परपेंडिकुलर है दैट मींस नॉर्मल वेक्टर है। तो ये 2 3 4 किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के। तो 2 3 नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो गए। इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है हमारे को 0 0 0, तो OM लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x - x1/a y - y1/b z - z1/c। इसको हमने लैम्डा के बराबर करके इसको इसके इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दी 2 लैम्डा, y की वैल्यू निकाल दी 3 लैम्डा, z की वैल्यू इसको इसके इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दी, इसको इसके इक्वल करके y की वैल्यू, इसको इसकी इक्वल करके z की वैल्यू। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा, इसको इसके इक्वल करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा। अब x y z जो आए मेरे वो जनरली क्या होते हैं, एक लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट। मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर हम चेंज करते रहेंगे इसी लाइन के ऊपर आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। तो कोई ना कोई तो लैम्डा की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती होगी जिसके लिए ये जो कोऑर्डिनेट है वो m के भी आएंगे, क्योंकि m पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करता है। तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लेट मान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो m के हैं, और जो m पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हमने m के जो कोऑर्डिनेट थे उसको प्लेन की इक्वेशन में क्या कर दिया, सेटिस्फाई। x की जगह पे ये पुट कर दिया, y की जगह पे ये, z की जगह पे ये, वहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को इधर पुट करके हमारे m के कोऑर्डिनेट आ गए। m के कोऑर्डिनेट आने का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है।
गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी गिवन है देखते हैं। हमें गिवन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5। 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू फाइंड द इक्वेशन इंटरसेप्ट कट ऑफ प्लेन बाय। हमारे को क्या कर रहा है, ये प्लेन है, इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय दिस प्लेन, मतलब इस प्लेन के इंटरसेप्ट निकालने हैं। सिंपल सी बात है। तो जैसा कि तुम्हारे को अभी मैंने आज के लेक्चर में बताया था कि x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ये बताया था मैंने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर ये हमने आर्टिकल अगर तुम्हारे को देखा हो तुमने, हमने ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये हमारा a था, ये हमारा b, ये हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने बताई थी ये वाली कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा x इंटरसेप्ट कितना था a, तो x के नीचे x इंटरसेप्ट प्लस y के नीचे y इंटरसेप्ट प्लस z के नीचे z इंटरसेप्ट। अब हमारे को इसके x y और z तीनों इंटरसेप्ट बताने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करूंगा मैं कि भैया ये पूरी पूरी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाए। तो देखो राइट हैंड साइड अगर देखो तो यहाँ पर जो नंबर है जनरल इक्वेशन में वो है 1। तो इसको 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। वो कितना देगा, 2x अपॉन 5 y अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। फिर देखो यहाँ पे x y और z का कोफिशिएंट एक तो 1 है, दूसरा बीच में प्लस का साइन है। तो ये x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं इस 2 को डिवाइड में ले जाऊंगा। ये कितना आ जाएगा, 5/2। ये तो देखो ऑलरेडी 1 ही है, तो इससे हमारे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस चाहिए होता है ना हर एक में, तो प्लस कर दूंगा, बट नीचे ये माइनस लिख देता हूँ इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे हमारा हमारा इक्वल टू के राइट हैंड साइड 1 चाहिए था, इक्वल टू के राइट हैंड साइड 1 आ गया, बीच में प्लस चाहिए था, बीच में प्लस आ गया। एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट 1 चाहिए था, एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट आपका 1 आ गया। तो अब हमारे, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयर विद x अपॉन a प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू -1 से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, देयरफॉर इंटरसेप्ट बाय गिवन प्लेन आर 5/2, 5, -5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है इसमें हमारे को। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो देखो क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। कह रहा है एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो ZOX के पैरेलल है, और उस प्लेन, जो प्लेन जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका y इंटरसेप्ट 3 है। देखो पहले तो y इंटरसेप्ट 3 कब होगा, जब वो प्लेन y एक्सिस को +3 यूनिट पे कट करेगा, तभी उसका y इंटरसेप्ट +3 होगा। तो मतलब +3 पे कट इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि वो प्लेन y एक्सिस को 0,3,0 पे से पास कर रहा होगा। एक तो ये बात समझ में आ गई। अगर किसी प्लेन का y इंटरसेप्ट 3 है, दैट मींस वो y एक्सिस को +3 यूनिट y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा। +3 y यूनिट पे इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि उस प्लेन पे 0,3,0 पॉइंट होगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कोई भी प्लेन अगर हमारा ZOX के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है पैरेलल अगर, तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट।
y इक्वल टू, इसमें कौन सी एक्सिस नहीं है, जेड ओ एक्स में y एक्सिस नहीं है ना, तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट आता है। मान लो मैं कहूँ जी एक्स ओ वाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन की इक्वेशन लिखनी है एक्स ओ वाई, तो आप पाएगा जेड इक्वल टू एनी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? तो जोन सी एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है वो वाला वेरिएबल इक्वल टू एनी कांस्टेंट इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन है उनकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब प्लेन जैसा मैंने आपको बताया था, प्लेन का y इंटरसेप्ट कितना है 3, तो मतलब वो 0,3,0 पॉइंट उस प्लेन के ऊपर होगा, देयरफॉर इट पासेस थ्रू 0,3,0। तो इसको सेटिस्फाई करा दो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 0। तो y की जगह पे 3 पुट कर दिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, और k के लिए 3 है, मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू आ गई मेरी 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा आ गया y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखो क्या दे रखा है आपको, ये दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और पूछा हुआ है इसमें कि क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। अगर पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है तो इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। फिलहाल के लिए इस साल तो पहली बात तो एंगल दो प्लेन के बीच में निकालना, दो लाइन के बीच में निकालना, एक प्लेन और एक लाइन के बीच में निकालना, वो हमारे को सिलेबस में कट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 13 क्वेश्चन में इतना सीखो कि हाँ भाई दो प्लेन पैरेलल कैसे आपको पता चलेगा कि ये दो प्लेन पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था दो कंडीशन होती है A1, देखो अगर इसका जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लेट कर लेते हैं A1 A2। मान लो ये प्लेन 1 है, ठीक है, इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लेट कर लेते हैं A1 B1 C1 है, और जो दूसरा वेक्टर है दूसरा प्लेन है उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लेट कर लेते हैं A2 B2 और C2। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर बेसिकली होते तो लाइन ही है, लाइन होते हैं ना। तो क्या कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर दो दो लाइनें पैरेलल होती है तो A1 बाय A2 B1 और B2 C1 बाय C2 आएगा, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आपने खुद चेक करना है, जैसे मान लो पहले वाले के हमने मान लिया A1 7 है, B1 5 है और C1 हमारा 6 है। दूसरे वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है A2 3 B2 -1 और C2 है हमारा -10। ठीक है, अब आप ये कंडीशन इसमें और इसमें चेक करके देख लो, अगर तो दोनों प्लेन पैरेलल हुए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हुए तो ये, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं सेटिस्फाई हुई तो ना वो ये प्लेन्स पैरेलल है ना ये प्लेन्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा 13 क्वेश्चन में आपने खुद चेक करना है तीनों पार्टों में।